जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम लोग 12th आर्ट्स के लिए हिस्ट्री के आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए। तो हम आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 10 को लेकर आए हैं, जिसमें कम से कम 5-6 एग्जाम में लड़ने की गारंटी है। ठीक, और यह चैप्टर 1 से सिर्फ है। आज हम लोग का नया सीरीज लॉन्च होगा, जिसमें 30 दिन में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाएंगे। रोज हम चैप्टर आज 1 के 10 लाए हैं, कल हम चैप्टर 2 के 10 लाएंगे, चैप्टर 3 के 10 लाएंगे। ऐसे मतलब जितना भी वीवीआई सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज होगा हम लाते रहेंगे, और साथ ही में आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए एकदम एग्जाम में लड़ाकू प्रश्न लेकर आया है। लड़ाकू प्रश्न कितना? 10 ठो चैप्टर 1 से। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पुरातत्व क्या कह रहा है? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? हमें बताना है कि पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व के माध्यम से हम क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसका आंसर। इसका उत्तर है कि पुरातत्व इतिहास की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत प्राचीन काल के मानव द्वारा निर्मित अवशेषों यानी प्राप्त वस्तुओं को कह सकते हैं, वस्तुओं का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या बच्चा? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत औजार, हथियार, भवनों के अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन, शिलालेख आदि का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व के माध्यम से प्राचीन में सभ्यताओं के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। यह हो गया क्या बच्चा? बुक का आंसर। हम इसको अपने माध्यम से बताते हैं कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई प्राचीन वस्तुओं का यानी अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। वह पुरातत्व कहलाता है। क्या बच्चा? पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन हम भौतिक जीवन में करते हैं, उसे पुरातत्व कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक, वीवीआई यह है, आप लोग इसे याद कर लेंगे और यह बार बार एग्जाम में पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हम लोग को पता है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुआ था। दयाराम साहनी द्वारा हुआ था। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। उत्तर हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल से हुई। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम लोग का पहला स्थल था 1921 में हड़प्पा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग का सबसे पहला स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा स्थल था, सबसे पहला स्थल, जिसकी खोज 1921 में हुई थी। इस खोज के श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला ज्ञात एवं प्रमुख नगर था। इसी कारण इस संपूर्ण सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हम शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोग इसे समझ करके याद कर लेंगे। ठीक, क्योंकि 1921 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का इसका बच्चा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, यानी हड़प्पा का खोज हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन करें।
हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर थे। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमुख नगरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रमुख थे। यानी कि जो इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें तो अनेक प्रकार के नगर, अनेक नगर मिले हैं, लेकिन उसमें से दो महत्वपूर्ण नगर थी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। ठीक, हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त कालीबंगा जो राजस्थान में है, कालीबंगा जो कहाँ है वर्तमान में, राजस्थान में है। लोथल जो गुजरात में है, धौलावीरा ये भी गुजरात में है। बनावली हरियाणा, राखी गढ़ी सबसे भारत का पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी हो जाएगा। ठीक, रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ पंजाब। सुटकोटदा, ठीक, कोटा दीजी, सुरका गेंदोर, आलमगीरपुर, ठीक, जो कि यूपी में है, आलमगीरपुर यूपी में। भगवानपुर, मांडा आदि नगरों भी प्रसिद्ध थे। ये नगर भारत और पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। देखिए क्या हुआ, ये हम लोग का उत्तर हो गया, यह दक्षिण हो गया, यह पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यह जो ये पश्चिम और उत्तर की भाग है, इसी में इसे पश्चिमोत्तर भाग कहा जाता है। पश्चिमोत्तर भाग कहा जाता है। इसी में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह प्रसिद्ध थी। ठीक, और इधर पाकिस्तान हो जाएगा तो इसमें भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर थे वह फैले हुए थे। तो इसी याद कर लेंगे, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़, सुरका, कोटा दीजी, सुरका गेंदोर, आलमगीरपुर, इतना भी काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आएगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दूसरे वीडियो में समझा देंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है 4 नंबर क्वेश्चन। बार बार ये सेंटर एग्जाम मॉडल पेपर बहुत बार बार पूछता है। देखिए क्या है कि रेडियो कार्बन विधि यानी कार्बन 14 विधि का वर्णन करे। रेडियो कार्बन विधि को हम क्या जानते हैं, कार्बन 14 विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका वर्णन करना है हम लोगों का। इसका उत्तर क्या है कि रेडियो कार्बन विधि एक वैज्ञानिक तिथि निर्धारण पद्धति है, जिसकी जो कार्बन 14 विधि है यह एक तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है, जिसकी खोज 1946 ईस्वी में अमेरिका वैज्ञानिक बीएफ लीवी ने की थी। इसकी खोज 1946 में किया गया था। कब किया गया था, 1946 में। कौन किया था, तो बीएफ लीवी ने इसकी खोज 1946 में की थी। इस विधि में जीवों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के कार्बन 14 के क्षय की दर के आधार पर उनकी आयु निर्धारित की जाती है। यह विधि प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल की वस्तुओं के निर्धारण में अत्यंत उपयोगी है। ठीक, आइए हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए हम इसको आपको समझाते हैं, रेडियो कार्बन 14 विधि क्या है। ठीक, पहले लेते हैं रेड कलम। हम लोग क्वेश्चन क्या है, रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि। चलिए इसका उत्तर लेते हैं। देखिए पहला नंबर, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। यानी तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। आप लोग रुकिएगा ना, इस क्वेश्चन को मैं आपके दिमाग में घुसा देंगे अभी। ठीक, देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसकी खोज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। इसकी खोज 1946 ईस्वी में बीएफ लीवी ने की थी। ठीक,
वीएफ लिवी ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इसकी खोज वीएफ लिवी ने की थी। और अब देखिए किसी भी जीवित वस्तु में, यही हम लोग का एकदम मोस्ट टॉपिक है, आप लोग इसे ही याद करिएगा। किसी भी जीवित वस्तु में, क्या बच्चों, किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। समान मात्रा में होता है। ठीक, किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 समान मात्रा में पाया जाता है, किंतु उस वस्तु की मृत्यु के बाद C12 तो स्थिर रहता है। C12 जो कार्बन 12 है यह तो स्थिर रहता है। C12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। जो कार्बन 14 है यह धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो जिस वस्तु में कार्बन 14 जितना कम रहता है वह वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाती है। अब देखिए, अब आपको समझा देते हैं। देखिए बच्चा, हम लोग का है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कोई वस्तु की हमें तिथि निर्धारण करना कि कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष नया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें C14 की मदद लेनी पड़ती है, यानी कार्बन 14 विधि की मदद लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है, आइए पहले देखते हैं। इसकी खोज 1946 में बीएफ लिवी ने की थी। ठीक, अमेरिका के जो थे। फिर देखिए हम लोग का यही से टॉपिक है हम लोग का कि किसी भी जीवित वस्तु को ले लेंगे तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 एक समान पाया जाता है। किसी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या पाया जाता है? एकदम समान पाया जाता है, एकदम बराबर पाया जाता है। ठीक, किंतु उस वस्तु की मृत्यु के बाद, जब उस वस्तु का मृत्यु हो जाता है, यानी वस्तु धरती के नीचे चला जाता है, उसको जान दे देता है, तो कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। कार्बन जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, यानी धीरे धीरे वह घटने लगता है। तो जब मान लीजिए कि किसी वस्तु में 100 है और समय के अनुसार धीरे धीरे घटता गया, तो वस्तु उतना ही पुराना हो गया। जितना वो कम C14 कार्बन 14 कम हुआ, वह वस्तु उतना ही पुराना हुआ। ठीक, आपको हम एग्जांपल दे दें कि किसी के पास 100 रुपया है। ठीक, 100 रुपया है और उसके पास रोज 1 रुपया घटता गया, तो उसका उम्र भी घटता गया। यानी कि जितना यह कम हुआ उतना ही उसका वह पुराना भी हुआ। तो उसी प्रकार जितना C14 कम होता जाएगा उतना ही वह वस्तु पुराना होता जाएगा। ठीक, तो यह क्या कहना है? किंतु C14 का क्षय होने लगता है। जिस वस्तु में C14 जितना कम रहता है वह वस्तु उतने ही पुरानी मानी जाती है। आप लोग को याद हुआ? नहीं याद हुआ तो वीडियो को फिर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की का वर्णन करें। 2026 के लिए बीबीआई है। हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त अवतल चक्की का वर्णन करें। ठीक, आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त अवतल चक्कियां प्राप्त हुई। अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से ऐसी चक्कियां का उल्लेख किया है। इन चक्कियों में एक बड़ा स्थिर पत्थर और एक छोटा चलयमान पत्थर होता था। इससे यह अज्ञात होता है कि हड़प्पावासी कृषि उत्पादों को पीसने की उन्नत उत्पादों को
उत्पादों को पीसने की उन्नत तकनीकी से परिचित थे। आइए इसको भी समझाते हैं हम आपको। देखिए अनरेस्टे मैके जो थे, अनरेस्टे मैके, अनरेस्टे मैके जो थे, ये जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन कर रहे थे तो इनको एक अवतल चक्की, आज के समय में सिलवट, सिलवट आप लोग देखे हैं, सिलवट आज के जमाने में क्या, सिलवट लोढ़ा, ठीक, सिलवट, सिलवट लोढ़ा, सिलवट लोढ़ा जो है देखे हैं आप लोग, तो देखिए क्या होता है। तो वही जब कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि पत्थर और एक छोटा, इन चक्कियों में एक बड़ा पत्थर, तो इसे पत्थर रहता है, बड़ा पत्थर, ठीक, जो स्थिर रहता है, जो पत्थर होता है यह स्थिर रहता है, यह स्थिर रहता है, तो इसको नहीं कहा जाता है, अज्ञात होता है। लेकिन एक छोटा चलयमान पत्थर होता था, तो यहाँ पर एक छोटा चलयमान पत्थर होता था जिस पर औषधि और अनाज को पीसा जाता था, ठीक, आप लोग समझ में आया। हम कह सकते हैं नरेश, देखिए आपको हम अपने भाषा में समझा देते हैं एक बार। देखिए हड़प्पा सभ्यता से अनाज, देखिए इससे हम कौन इक्वल के हमसे लेना देना नहीं है अभी। देखिए अनरेस्टे मैके ने मोहनजोदड़ो से ऐसी चकिया का उल्लेख किया है, मतलब ऐसी चकिया मिली है मोहनजोदड़ो से, इन चकियों में एक बड़ा स्थिर, मतलब एक बड़ा स्थिर पत्थर, इसको हिलाया उलाया नहीं जाता था, ये ऐसे ही रहता था, ठीक, स्थिर पत्थर और एक छोटा चलयमान पत्थर, इस पर एक छोटा चलयमान पत्थर होता था ना, आप लोग घर में देखे होंगे, छोटा चलयमान पत्थर होता था, इससे यह गैस होता था। देखिए अब हम इस पे क्या बनाएंगे, जो छोटा पत्थर है तो इस पे औषधि और अनाज को पीसा जाता था, इस पर औषधि को और अनाज को पीसा जाता था, ठीक, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे पत्थर और एक छोटा चलयमान पत्थर होता था जिसपे हम लोग औषधि और अनाज को पीसते थे, तो इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पावासी कृषि उत्पादों के पीसने की उन्नत तकनीकी से परिचित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। क्या क्या किसका वर्णन करना है, नगर योजना की। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसे उत्तर देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और वैज्ञानिक थी, ठीक, नगरों को ऊपरी नगर और निचले नगर में विभाजित किया गया था, ठीक, ऊपरी नगर को हम लोग दुर्ग कहते थे, क्या कहते थे, दुर्ग, और निचले शहर को आवासीय भवन कहते थे, क्या, आवासीय भवन कहते थे, ठीक। तो क्या है किया गया था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे काटती थी। मकान पक्की ईंटों के बने थे, जो यहाँ के मकान थे, मकान वो किस चीज के बने होते थे, तो वह पक्की ईंट से बने होते थे, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मकान पक्की ईंट से बने थे तथा नालियां की व्यवस्था ढकी हुई थी, जो नालियां थी, नालियां वो उसे पत्थर से ढक दिया जाता था जिससे बदबू ना आए, उसमें कचरा ना फैले, इसलिए वहां की नालियां ढकी हुई थी। जल निकासी प्रणाली उत्कृष्ट थी। देखिए वहां का जल निकासी प्रणाली क्या था, घर हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे घर हो गया मान लीजिए, तो घर के जो एक पतली गली जो गली में जाती थी, और गली वाली जो नली थी यह मुख्य सड़क से जुड़ी होती थी, और इसका पानी यह नगर से बाहर चला जाता था, नगर से बाहर चला जाता था, ठीक। यहाँ की जल निकासी प्रणाली उत्कृष्ट थी, जो नगर नियोजन की उच्चता को दर्शाती है, यानी जो यहाँ की नगर निकासी प्रणाली थी, यह नगर योजना की एक समृद्ध प्रणाली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार का वर्णन करें। हमें पता है कि अन्नागार कहां से मिला था, अन्नागार कहां से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से, कहां से, अन्नागार जो मिला था वह मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक। तो उत्तर में क्या हम लोग कहा कि मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से में विशाल अन्नागार यानी अनाज को रखने वाला, अनाज का घर, ठीक, अनाज रखने वाला
अन्नाकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह दो पंक्तियों में बने 6 कमरों का समूह था। देखिए यह एक कमरा हो गया, क्या हो गया, कमरा हो गया। क्या कह रहा है कि यह दो पंक्तियों में बने 6 कमरों के समूह थे। ये दो को पंक्तियां हो गई, क्या हो गई बच्चा, दो को पंक्तियां हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया सब, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया। ठीक, तो जो यह रूम है, देखिए बड़ा कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यह एक कमरा हो गया और कह रहा है कि यह दो पंक्तियों में बने 6 कमरों का समूह था। तो पहले हम इसको दो पंक्तियों में भाग देंगे। दो को हो गया, ये मान लीजिए ये गली हो गया, ये आने जाने के लिए। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखिए यह हो गया 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए ये क्या करे कि यह पंक्तियां बने 6 कमरों में समूह था। तो 6 कमरा हो गया इसका। इसके समीप चबूतरे पाए गए हैं। इसके आगे जो था, आगे एक चबूतरा फैला हुआ था, चबूतरा बैठने वाला। ठीक, चबूतरा पाया गया है जहां अनाज सुखाया जाता था। इसमें जो अनाज रखा जाता था उसे कहां सुखाया जाता था, इस चबूतरे पर। इस चबूतरे पर अनाज को सुखाया जाता था। अन्नागार में वायु संचार की व्यवस्था भी थी। माने वायु संचार मतलब यहाँ पे खिड़की भी थी। क्या थी, खिड़की भी थी, जिसमें क्या हो, जिसमें वायु आए और हवा लगे और अनाज को सड़ने से न बचाए, सड़ने से बचाए। जो हवा लगेगा अगर अनाज में तो उतना अनाज सड़ेगा नहीं, इसलिए खिड़की भी उपलब्ध थी। इसमें राज्य द्वारा अनाज संग्रह और वितरण की व्यवस्था का पता चलता है। इसमें राज्य द्वारा अनाज का वितरण और संग्रहण किया जाता था इससे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में 100 संस्कार के प्रकारों का वर्णन है। 100 मतलब क्या होता है, 100 माने मृत शरीर। क्या बच्चा, मृत शरीर। अगर कोई मर जाता है तो उसका उसका 100 संस्कार के प्रकार का वर्णन करे। उसका कैसे ये जो मृत्यु शरीर है इसको दबा दिया जाता था, आग लगा दिया जाता था। आगे देखते हैं क्या होता था। उत्तर हम लोग कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में 100 संस्कार के तीन प्रकार के प्रचलित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता थी उसमें 100 दाह कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। कौन कौन, पहला है हम लोग का, पहला क्या हम लोग का कि पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण समाधिकरण। पूरे 100 को जमीन में दफनाया जाता था। जो पूरा शरीर है उसे, मृत शरीर है उसे जमीन में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, 100 के कुछ भाग को दफनाया जाता था और हाँ देखिए आंशिक मतलब होता है आधा, आंशिक मतलब आधा। तो आंशिक समाधिकरण में 100 के कुछ भाग को दफना दिया जाता था। ठीक, दाह का संस्कार, 3 नंबर क्या हम लोग का, दाह संस्कार। 100 को जलाकर उसकी भस्म को भूमि में दबाया जाता था। यह धार्मिक विविधता को दर्शाता है। देखिए क्या है, दाह संस्कार, 100 को जला दिया जाता था। जो मृत शरीर होता है उसको जलाया जाता था और उसका जो राख है, राख जिसे भस्म कहते हैं, इसे भूमि में दबा दिया जाता था। यह एक धार्मिक विविधता है और यह आज भी हिंदू धर्म में देखने को कहीं कहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि का वर्णन करें। ये भी बीबीआई है, बहुत बार पूछा गया है। क्या हड़प्पा लिपि, हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी, यानी वहां पे ऐसे लड़का बना देता था, ऐसे लड़का बना देता था, ऐसे लड़की के बार हो गई, ऐसा नहीं। ठीक, माने जो इसका चित्र, इसका लिपि था वह चित्रात्मक था, चित्र के जैसा था। इसमें लगभग 2800 से 400 चिन्ह मिले हैं। यहाँ पे लिपि कितने चिन्ह मिले हैं, 2800 से 400 चिन्ह मिले हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह जो लिपि है इसे कौन पढ़ेगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा। तो यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अधिकांश अभिलेख मुहरों पर पाए गए हैं। ठीक, लिपि सामान्यतः दाएं से पाए, कैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, यह बाएं से दाएं लिखेगा, लेकिन वो
लिपि ढाड़ापा, ऐसे हड़ापा, तो क्या पीली लिपि नु। देखिए तो इसीलिए बहुत मतलब लेकिन चित्रात्मक थी, ऐसे से ऐसे दाहिने से बाएं लिखा जाता था। लिपि न पढ़े जा सकने के कारण इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। कोई कोई पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस काल में रखा गया है, तो आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है कि उत्खनन क्या है। किसी ऐतिहासिक स्थल की वैज्ञानिक विधि से खुदाई कर प्राचीन अवशेषों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है। उत्खनन से हमें प्राचीन सभ्यताओं के जीवन, संस्कृति और तकनीकी विकास की जानकारी प्राप्त होती है। इसको हम अपने वर्ड में बताते हैं उत्खनन क्या है। उत्खनन किसी विशेष स्थान पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करवाना उत्खनन कहलाता है। ठीक, किसी देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे अपने अपने स्टाइल में, अपने वर्ड में, किसी विशेष स्थान पर खुदाई करवाना, किसी विशेष स्थान पर स्थायी पर खुदाई करवाना। देखिए विशेष स्थान पर पुरातत्व विभाग द्वारा, विशेष स्थान पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करवाना पुरातत्व उत्खनन कहलाता है। किसी विशेष स्थान पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करवाना उत्खनन कहलाता है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज थोड़ा सा हमारा मतलब क्या बोले तबीयत खराब है, इसीलिए थोड़ा आवाज डाउन जाता होगा। तो लेकिन आपके लिए आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए हमको क्लास लेना मजबूरी लेना पड़ रहा है। और आपके लिए रोज हम क्लास लेकर आते हैं। आप लोग चैनल पर जाकर देखिएगा तो VBI ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं कितना, और हम अधिकतर सब्जेक्टिव नहीं करवाते हैं। आप लोग के अनुरोध पर हम सब्जेक्टिव क्लास लेकर आए हैं। और हम लोग VBI कल देंगे, कल कम से कम हिस्ट्री के 50 VBI लेकर आएंगे कल। आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।